हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रशांत भूषण की जो कंट्रोवर्सी ट्वीट थी उस पर आधारित ये वीडियो है। इसमें हम देखेंगे प्रशांत भूषण की जीवनी क्या है, वो क्या है और ये केस क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत भूषण भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित वकील हैं। वह इंडिया अगेंस्ट करप्शन (IAC) आंदोलन के उस दल के सदस्य थे जिसे टीम अन्ना के नाम से जाना जाता था, जिसने जन लोकपाल विधेयक के कार्यान्वयन के लिए अन्ना हजारे के अभियान का समर्थन किया था। IAC में विभाजन के बाद उन्होंने टीम अन्ना को आम आदमी पार्टी बनाने में मदद की। 2015 में उन्होंने पार्टी के नेतृत्व, इसकी कार्यप्रणाली और कोर विचारधारा, मूल्यों और प्रतिबद्धताओं से इसके विचलन के खिलाफ कई आरोप लगाए। वे स्वराज अभियान और संभावना सार्वजनिक नीति और राजनीति संस्थान के संस्थापकों में से एक हैं। प्रशांत भूषण की अगर जीवनी देखें तो ये शांति भूषण और कुमुद भूषण के 4 बच्चों में से सबसे छोटे हैं, सबसे बड़े हैं। उनके पिता एक वकील कार्यकर्ता और मोरारजी देसाई सरकार में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके हैं। भूषण, जिन्होंने IIT मद्रास और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में संक्षेप में भाग लिया, के पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री है। अभी भी वह एक छात्र रहते हुए भूषण ने द केस दैट शुक इंडिया इस मामले पर एक किताब लिखी, जिसने 1974 में इंदिरा गांधी के चुनाव को अलग कर दिया था, मतलब उसमें शामिल नहीं किया। भूषण अपने पिता से प्रभावित होकर सार्वजनिक सक्रियता के लिए तैयार हुए थे। उनकी रुचि के मुख्य क्षेत्र मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और लोक सेवाओं की जवाबदेही रहे हैं। वह सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL), जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जिसको PUCL बोलते हैं, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं। वे न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक सुधारों के लिए अभियान की कार्य समिति के संयोजक भी हैं। भूषण ने कहा कि उन्होंने अच्छे कारणों से निपटने के लिए लगभग 500 मामले उठाए हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें इस तरह के मामलों के लिए एक समर्थक मुक्त आधार पर काम करने की अनुमति दी। उनके अनुसार वे प्रभावी रूप से भुगतान किए गए मामलों पर केवल 25% समय खर्च करते हैं, जो अन्य वकीलों का 5% चार्ज करते हैं। उन्होंने अन्य पेशेवर वकीलों की अमोरल या इमोरल के रूप में आलोचना की है और उनका दावा है कि वह कभी भी मामला नहीं उठाते जब तक कि उन्हें नहीं लगता कि इसका ग्राहक नैतिक रूप से सही है। 2009 में प्रशांत भूषण ने कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल का प्रतिनिधित्व किया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को RTI के तहत लाने के लिए कहा। न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने और इसे अदालत की वेबसाइटों पर पोस्ट करने के लिए मजबूर किया गया। 2009 में एक साक्षात्कार में भूषण ने आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय में 16 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से कम आधे भ्रष्ट थे। हरीश साल्वे ने 2010 में उनके खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने भूषण से माफ़ी मांगने को कहा। इसके जवाब में भूषण ने एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि क्यों उन्हें लगा कि वे न्यायाधीश भ्रष्ट थे। भूषण ने दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई का उल्लेख किया क्योंकि न्यायाधीश जांच से प्रतिरक्षा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने कहा कि या तो भूषण को झूठे आरोप लगाने के लिए दंडित किया जाना चाहिए या उनके आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। भूषण ने न्यायालय अधिनियम के खंड में संशोधन की सिफारिश की है, जिसमें कहा गया है कि इसके कुछ खंड न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से उजागर करने से रोकते हैं। उन्होंने उस नियम का भी विरोध किया
जो लोगों को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना एक न्यायाधीश के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से रोकता है। नक्सलवाद पर भी इन्होंने कुछ सवाल उठाए। नक्सलवाद से रिलेटेड अगर बात करें तो प्रशांत भूषण ने आदिवासी बहुल इलाकों में नक्सल विद्रोहियों के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट का वास्तविक उद्देश्य आदिवासी भूमि को खनन कार्यों और औद्योगिकरण के लिए खाली कराना था। उनके अनुसार तेजी से औद्योगिकरण के कारण जनजातीय क्षेत्रों में प्रदूषण और लोगों के विस्थापन से विनाशकारी विकास हुआ है। अप्रैल 2010 के बाद दंतेवाड़ा में माओवादी हमला हुआ, जिसके कारण 76 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रतिरोध की उम्मीद थी, क्योंकि सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान को युद्ध घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि स्थिति को कम करने के लिए सरकार को नक्सलियों के खिलाफ सशस्त्र अभियानों को निलंबित करना चाहिए और इसके बजाय आदिवासियों को भोजन और बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अप्रैल 2012 में भूषण ने कांग्रेस नेताओं की आलोचना की, जब उन्होंने माओवादियों के साथ बातचीत में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया, जो एक जिला कलेक्टर को बंधक बना रहे थे। उन्होंने माओवादियों से सरकार को रिहा करने की अपील की। बिना शर्तों के अधिकारी जो हैं उनको रिहा करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को वैध मांगों की जांच करनी चाहिए और उन्हें संशोधित करना चाहिए। मौत की सज़ा पर भी इन्होंने कुछ सवाल उठाए। भूषण मौत की सज़ा के खिलाफ हैं और अजमल कसाब को फांसी देने के खिलाफ बोला गया, जो 2008 के मुंबई हमलों में आतंकवादी था। नित्या रामकृष्णन के साथ वह प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री 13 दिसंबर के लिए वकील थे, जो उन घटनाओं का पुनर्निर्माण है जो विशेष पुलिस सेल द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर संसद पर हमले के लिए प्रेरित करती है। 2010 में भारत में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के बाद राष्ट्रमंडल खेल घोटालों और आदर्श घोटाले जैसे हाई प्रोफाइल मामलों को मीडिया में उजागर किया गया था। एक भ्रष्टाचार विरोधी धर्मयुद्ध, जिसमें जन लोकपाल विधेयक की मांग शामिल थी, वह इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। प्रशांत भूषण उन कई कार्यकर्ताओं में से एक थे जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी धर्मयुद्ध में भाग लिया था। कश्मीर का विवाद से रिलेटेड भी इन्होंने बोला। 2011 में यह हुआ था कश्मीर विवाद। वाराणसी में एक संवाददाता सम्मेलन में भूषण ने कहा कि वह चाहते थे कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जम्मू और कश्मीर में निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को कश्मीर घाटी के लोगों को भारत के साथ गठबंधन करने के लिए मनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर उन्हें ऐसा करने की इच्छा हो तो उन्हें अलग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन टिप्पणियों के लिए 12 अक्टूबर 2011 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर भगत सिंह क्रांति सेना के सदस्यों द्वारा हमला किया गया था। समूह ने उस पर भारत को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्हें अपनी कुर्सी से घसीटा गया और बार बार लात और घूंसे मारे गए। भूषण ने अपने हमलावरों को एक फांसीवादी मानसिकता के रूप में वर्णित किया और उनके बयानों से खड़े हुए कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भूषण पर हमले की निंदा की, जबकि कुछ अन्य ने उनकी आलोचना की। शिवसेना ने भूषण के खिलाफ देश विरोधी तत्वों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए एक पुलिस केस दर्ज करने का आह्वान किया। अन्ना हजारे ने भूषण की टिप्पणी से टीम अन्ना को व्यथित करते हुए कहा कि ये उनके निजी विचार थे। प्रशांत भूषण के जो इस टाइम पे केस चल रहा है, जो जिस पर उन्हें ₹1 की अवमानना का चार्ज किया गया है, तो ये ट्वीट क्या थे, हम इस ट्वीट के बारे में देखते हैं। तो इनका पहला ट्वीट था, इन्होंने 2 ट्वीट किए थे अवमानना के। पहला ट्वीट है इनका 27 जून को। जब इतिहासकार भारत के बीते 6 सालों को देखते हैं
तो पाते हैं कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र खत्म किया गया। इसमें वे जो कि इतिहासकार हैं, सुप्रीम कोर्ट खासकर 4 पूर्व सीजेआई जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया 29 जून को। इसमें वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की हार्ले डेविडसन बाइक के साथ फोटो शेयर की। सीजेआई बोबड़े की आलोचना करते हुए लिखा कि उन्होंने कोरोना दौर में अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना के जुर्म में ₹1 का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। भूषण को 15 सितंबर तक का टाइम दिया गया था। इसको दिया गया है इस ₹1 को चुकाने के लिए। जुर्माना अदा न करने पर भूषण को 3 साल तक वकालत पर रोक और 3 महीने तक की साधारण जेल होगी। वहीं समाचार इमरजेंसी ANI ने प्रशांत भूषण के हवाले से जानकारी दी है कि सजा सुनाए जाने के बाद उनके वकील राजीव धवन ने प्रशांत भूषण को ₹1 दिया। इसके बाद प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर लिखा, मेरे वकील और मेरे वरिष्ठ साथी राजीव धवन ने सोमवार को अवमानना केस पर फैसले आते ही मुझे ₹1 दिया, जिसे मैंने कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर लिया। जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने उनको यह सजा सुनाई। न्यायपालिका के खिलाफ 2 आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया था। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। जनवरी 2018 में जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वह सही नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशांत भूषण ने अपना लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल करने से पहले प्रेस को दे दिया। फैसला सुनाते वक्त पीठ में शामिल 2 अन्य जज जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन दूसरों के अधिकारों पर भी सम्मान करने की जरूरत है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को माफ़ी मांगने के लिए समय दिया था, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 25 अगस्त को सुनवाई के दौरान उनके वकील राजीव धवन ने पीठ से उनको सजा नहीं देने का आग्रह किया था। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्र की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने भूषण से कहा कि आखिर वो क्यों माफ़ी नहीं मांग सकते, माफ़ी शब्द बोलने से उन्हें दिक्कत क्या है। जस्टिस मिश्र 2 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो ये थी टोटल न्यूज़, उनके 2 ट्वीट और अवमानना का केस। ₹1 का चक्कर क्या है, ₹1 की जो चार्ज किया गया, 3 महीने की सज़ा और बहुत कुछ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए।